हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और नमस्कार और जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अब आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। चलिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ। ठीक है, क्लास टेंथ। क्योंकि बहुत दिनों से छूटा हुआ था, जो हम क्लास 5 चैप्टर 5 पे आकर के रुक गए थे। ठीक है, अब मुझसे आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 6 पे आ गए हैं, जिसका नाम क्या है, सिमिलरिटी, जिसमें हमको ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है। बेसिकली ट्राइंगल के सिमिलरिटी के बारे में पढ़ना है, समरूपता के बारे में पढ़ना है। कोई भी त्रिभुज, दो त्रिभुज, दो दो आकृतियाँ कैसे समरूप होती हैं, कैसे देखने में एक ही जैसी रहती है लेकिन बड़ी छोटी हो सकती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूँ द ASK लर्निंग में, जहाँ पे हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड्स के लिए मैथ तथा साइंस। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अपने सोशल मीडिया ग्रुप में भी सब जगहों पे शेयर कर दीजिए, ताकि अपना परिवार बड़ा हो सके। और हमारे मोटिवेशन का सिर्फ एक ही जरिया है, सिर्फ आप लोगों का प्यार। आप लोगों का प्यार और लगाव ही मेरा मोटिवेशन है। ठीक है, तो अपना प्यार दिखाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि वो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। समझ में आना? चलिए आइए हम सेशन शुरू करते हैं अपना। जिससे देखिए, इसमें वो पढ़ना है समरूपता के बारे में। किसके बारे में? समरूपता के बारे में। देखिए समरूप क्या होता है। ठीक है, अब इससे पहले से इसमें बेसिकली हमको पढ़ना क्या है, मेन चीज़ पढ़ना हमको त्रिभुज है। ठीक है, ठीक है, त्रिभुज पढ़ना है। तो हम समझ लेते हैं त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा। त्रिभुज है ना, शुरुआत वहीं से करते हैं, त्रिभुज से ही। फिर उसके बाद समझते रहेंगे धीरे धीरे क्या होता है सब कुछ। त्रिभुज, ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुज। अब त्रिभुज क्या होता है? ठीक है, आप इसको बचपन में ही जानते होंगे, बचपन में बहुत पहले से ही डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। सेम वही डेफिनेशन रहेगी, हम एकदम आसान से आसान तरीके से समझना चाहेंगे सब कुछ। और चलेंगे, लिखिए इसको। तीन ठीक है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, या और भी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसकी डेफिनेशन हो गई। अब देखिए त्रिभुज कैसे होता है, त्रिभुज की आकृति कैसे? तीन भुजा से घिरी हुई आकृति। देखो ये एक मैंने त्रिभुज बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया। ठीक है, ABC। ठीक है, अब ये देखो यार, इसमें कै भुजा है? एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। अब भुजा कौन होती है इसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें त्रिभुज में तीन भुजाएं भी होती हैं, तीन कोण होता है, तीन शीर्ष होता है। अब इन सब चीज़ों को हम समझते चलेंगे, बात समझ में आ रही है? ठीक है, और इसके प्रकार भी हम समझते चलेंगे। फिलहाल तो अभी त्रिभुज के बारे में सीख रहे हैं, त्रिभुज के कौन कौन से फैक्टर होते हैं उन सब सभी चीज़ों के बारे में लिख लेते हैं। समझ में? चलिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे भुजा के बारे में। त्रिभुज में भुजा, भुजा मतलब साइड। ओके, भुजाएं, इसमें देखो कितनी भुजाएं हैं? तीन भुजा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? हम कहेंगे कि AB क्या है? एक भुजा है। AB एक भुजा है। ठीक है, AC भी एक भुजा है और BC भी एक भुजा है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? ऐसे देखो AB, AB, इसके ऊपर हम डैश लाइन भी खींच सकते हैं, ये भी कहलाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? AC, और दूसरा तीसरा BC। नहीं भी खींचेंगे ऊपर लाइन तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AB, BC एंड AC, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है? अब आप कहेंगे कि इधर से ही क्यों काउंट कर रहे हैं? इधर से भी काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप जैसे मर्जी वैसे काउंट कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? BA भी कर सकते हैं, CA भी कर सकते हैं, मतलब इधर से काउंट कर रहे हैं। और
CB भी काउंट कर सकते हैं, समझ में आया ना? हम किसी भी तरीके से काउंट कर सकते हैं, किधर से भी, इस कोने से चाहे इस कोने से। जब रेखाखंड जब दो भागों में बढ़ जाता है रेखा, तो उससे हम क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। अगला आ जाते हैं कोण। कोण देखो, अब त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? त्रिभुज में देखो, कोण किसे कहते हैं? कोण क्या होता है? कोण कोण जब दो भुजाएं एक दूसरे को जहाँ पे प्रतिच्छेद करती है वहाँ पे एंगल बनता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे एक दो रेखा ऐसे है, इनके बीच में झुकाव देखो ये रेखा क्या झुकी हुई है किसी एंगल पे, ठीक है, इसके सापेक्ष में, तो ये क्या बन रहा है? कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो ऐसे ही देख रहे हैं, इसमें भी इधर से एक रेखा आ रही है, इधर से एक रेखा आ रही है, ठीक है। यहाँ पे रेखाखंड है, यहाँ तो रेखा नहीं है, रेखाखंड है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब एक दूसरे से क्या है, किसी न किसी एंगल पे झुकी हुई है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे, ठीक है। ठीक है, तो कोण इसमें कितने हो सकते हैं? देखो जरा, तो कोण कितने होंगे? 1 2 3, समझ में? कोण कितने हैं यहाँ पे? 3 कोण होंगे। तो किसी त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। आप देख सकते हैं किसी चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितनी भुजाएं एक दूसरे को काट रही हैं। देखो ये वाला और ये वाला, एक कोण बन जाएगा, एक ठोक कोण बन जाएगा। ये इसमें कितने कोण हैं? 4 कोण हैं। आप देख के बता सकते हैं कि दो रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पे काट रही हैं, वहाँ पे एंगल बन जाएगा, समझ में? काटेंगे तो एंगल बनेगा, ठीक है। या कह सकते हैं कि दो रेखाओं के बीच में झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। बात समझ आ रही है? एकदम आसान है, ठीक है। अब कोण में इसमें देखो, कोण ए है, बी है, सी है। कोण ए है, बी है, सी है। देखो कोण का साइन यही होता है, ऐसे ही ऐसे छोटा बना देंगे, कोण ए, ठीक है, कोण बी, कोण सी, इस तरीके से। थोड़ा सा ये तिरछा रहेगा, आपको ये एंगल का साइन है, एंगल का साइन है। किसी भी एंगल को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और किस तरीके से लिखते हैं? एंगल को ऐसे भी लिखते हैं, कैसे? देखो इस वाले एंगल को लिखना है तो ए बी सी, ठीक है। तो हम इस वाले एंगल को जब भी लिखेंगे तो ये एंगल किन किन दो भुजाओं से मिलकर बना है? इस भुजा से, इस वाले भुजा से और इस वाले भुजा से, दोनों से मिलकर बना है, तो ये वाला एंगल बना है। तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे, इधर से या तो यहाँ से काउंट करेंगे या तो यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? कोण बी को कैसे लिखेंगे? तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। हमेशा बी कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा, हमेशा बी बीच में रहना चाहिए। और इसको कोण ए को लिखो तो कोण ए को, अच्छा इसको देखो जरा, तो मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ। आपने कहा कि ए बी सी, यहाँ से काउंट किए, ए बी सी हो गया। इधर से भी कर सकते हैं ना, सी बी ए, ऐसे भी कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी बी ए लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब दूसरा वाला एंगल लिखिए, ए वाला को बताइए तो। ए वाला देखो इस वाले भुजा से और इस वाले भुजा से क्या मिला है? बन के मिल के बना है। बात समझ आ रही है? तो इसका नाम क्या होगा? यहाँ से इधर से, चाहिए तो इधर से। तो हम यहाँ से काउंट करते हैं, बी ए सी, कोड क्या हो जाएगा? बी ए सी। अच्छा, इसी को मैं और दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ तो सी ए बी, सी ए बी, समझ में ना? बस हम क्या कर रहे हैं, दोनों रेखाएं जहां से जा करके मिल रही हैं उन दोनों किनारों से काउंट कर रहे हैं, किनारों से, बीच से नहीं काउंट करना है। जहाँ पे ये तो बीच में बना है ना, तो इधर किनारे से किधर से काउंट करेंगे, ठीक है। अब सी वाला को लिखो जरा। सी वाला को तो क्या लिख सकते हैं? कोण ए सी बी, और इसी का और नाम क्या अलग हो सकता है? बी सी ए, ठीक है, बी सी ए। तो हमको ध्यान बस यही रखना है कि हमेशा जिस कोण की बात करेंगे वो कहाँ रहना चाहिए? बीच में रहना चाहिए। देखो यहाँ पे ए की बात की है, ए देखो इसमें भी बीच में है, इसमें भी बीच में है, ठीक है। यहाँ पे सी की बात हुई है, सी की बात हुई है, मतलब देखो हम ध्यान रखना है कहाँ किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे बीच वाले की बात होगी, बीच वाले की, समझ में आना? हम ऐसे भी तीनों किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, तीनों तरीके में से किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, समझ में? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं शीर्ष पे। अब इसमें कितने शीर्ष होते हैं? शीर्ष कितने होते हैं? शीर्ष मतलब वर्टिसेस, वर्टिसेस, देखो शीर्ष, ठीक है। भुजा बता दिया, कोण बता दिया और शीर्ष बता देता हूँ, ठीक है। अब शीर्ष, शीर्ष देखो जरा,
जब दो दो भुजाएं एक दूसरे को जहाँ पे जाके मिलती हैं, जहाँ जिस बिंदु पे जाके मिलेंगी वही क्या कहलाएगा, उसका शीर्ष कहलाएगा, वही उसका शीर्ष कहलाएगा। जब दो रेखाएं देखो यहाँ पे जाकर के मिल रही हैं इस वाले पॉइंट पे, ये क्या है, शीर्ष है। और दो रेखाएं ये देखो ये आकर यहाँ पे मिल रही है तो ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, समझा। तो इसमें कितने शीर्ष होंगे, त्रिभुज में कितने शीर्ष हो सकते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। अब इसमें कितने शीर्ष होंगे, 4 शीर्ष होंगे, 1 2 3 4, समझ। मतलब शीर्ष मतलब क्या है, कोना, कोना जहाँ पे कोना हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे। जहाँ जहाँ कोना दिखेगा वो क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको लिखेंगे कैसे, ए बी एंड सी, तीनों शीर्ष हो गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, समझ में। चलो अब हम आपको दे दिए, चलिए कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अगर मैं एक त्रिभुज देता हूँ, एक त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर है, तो आपको बताना है कि कोण, इसके कोण कौन कौन से होंगे और भुजा कौन कौन से होंगे और शीर्ष कौन कौन से होंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपके लिए ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, एक समझ लिए हैं, एक तो मैं आपको होमवर्क दे दिया हूँ ताकि आप घर पे जाकर इसको ट्राई करेंगे। स्टार्टिंग है ये, एकदम बेसिक है, बचपन में आप सीखे होंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। अभी हम अपने चैप्टर पे नहीं आए हैं, पीछे की चीज़ें हम आपको बस मेमोराइज करा रहे हैं, बात समझ आ रही है। चलिए ठीक है, नोट करेंगे अब इसके बारे में। सॉरी, ठीक है। अब आ जाते हैं त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार देखिए, देखिए त्रिभुज के प्रकार होते हैं दो आधार पे हम करते हैं ना, त्रिभुज को दो आधार पे डिवाइड करते हैं। एक क्या होता है भुजा के आधार पे, एक क्या होता है कोण के आधार पे। त्रिभुज को हम दो प्रकार से अलग करते हैं, ठीक है। एक क्या होता है कोण के आधार पे, भुजा के आधार पे, भुजा आधार पर कोण के प्रकार, तो दूसरा क्या होता है कोण के आधार पे, कोण सॉरी आधार पर, कोण के आधार पर। और ये दूसरा क्या होता है कोण के आधार पर त्रिभुज, समझे। त्रिभुज के प्रकार हम लिखेंगे कोण के आधार पे, एक भुजा के आधार पे। अब देखते हैं भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पे कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। मतलब सभी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। उस समबाहु त्रिभुज में क्या होंगी, सभी भुजाएं समान होंगी। जैसे ठीक है, जैसे मैं ये बता दूं आपको, समबाहु के लिए सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, समझ में आना। आगे हम डिफाइन करेंगे इसको, ठीक है। चलिए दूसरा क्या होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो आपस में बराबर हो, कोई भी दो भुजा, ये वाली मान लीजिए इसके बराबर है, इसमें तो सभी भुजाएं बराबर होंगी ना, इसमें सभी भुजाएं बराबर होंगी, समझा। इसमें कोई भी दो भुजा बराबर हो सकती है, इसमें किसी भी त्रिभुज में कोई दो भुजा बराबर अगर हो जाती है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। बात समझ आ रही है। समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, एक समबाहु त्रिभुज हो गया, और दूसरा हम ले लेते हैं अगला वाला, अगला वाला आ जाइए कर लेते हैं हम समकोण। तीसरा वाला हो जाएगा समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समझ में ना। ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में क्या होगा, एक तो एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री का होगा। ऐसा त्रिभुज बनाइएगा जिसमें एक कोण क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, एक कोण बस 90 डिग्री का हो जाए। अब बाकी सब दोनों कितना हो डिग्री का रहे हमसे उसे मतलब नहीं है, ठीक है। अब जब चूंकि आप जानते हैं ना, ठीक है। और
आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। पता अगर एक तो 90 मिल जाएगा तो दोनों कितना मिलेगा? दोनों 90 से कम ही मिलेंगे, 90 से कम ही मिलने वाले हैं। तो ये हो गए दो 3 प्रकार, किसके आधार पे? भुजा के आधार पे। अब आ जाते हैं कोण के आधार पे। कोण के आधार पे भी 3 होते हैं। पहला देखिए जरा, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा न्यून कोण त्रिभुज मतलब देखो, ऐसा त्रिभुज बनाइएगा, ऐसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण क्या हो? 90 से कम हो। हर कोण क्या हो? 90 डिग्री से कम हो। ये वाला देखो जरा, तो मान लो ये 40 डिग्री है, ये 50 डिग्री है। नहीं 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 नहीं, नहीं ये 60 होगा ना। ये 60 डिग्री ले लेते हैं, ये 70 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 50 डिग्री। ये क्या है? कैसा त्रिभुज है? ये कैसा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से कम होगा तो उसे न्यून कोण कहेंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब एक क्या होता है? अरे समकोण त्रिभुज तो यहाँ होना चाहिए ना, सॉरी ये गलती हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी। समकोण त्रिभुज तो कोण वाला तो उसमें होगा ना। समद्विबाहु हो गया, समद्विबाहु हो गया, समबाहु हो गया। एक क्या हो जाएगा? विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं क्या हो? आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। देखो एक हम ले लेते हैं ऐसे त्रिभुज, ठीक है। ये देखो जरा, सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। तीनों भुजा अगर बराबर नहीं रहती है तो हम इसे क्या कहते हैं? सम विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। ओके। यहाँ से अब देखिए, न्यून कोण हो गया। अब एक ले लेते हैं समकोण। हम समकोण उधर लिख दिए थे गलती से। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ओके। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। एक कोण 90 डिग्री होगा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। देखो यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब क्या है? एकदम सीधा कटेगा, एकदम एक सीधी लाइन रहेगी, उस पर एकदम सीधा रहेगा। जैसा एक सीधी लाइन हम बना लेते हैं, इस पर एकदम सीधा रहेगा तो ये 90 डिग्री बनता है। इसको मिला दीजिए, एक त्रिभुज हो गया। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है। अब आ जाते हैं अगले पे। एक क्या होता है अगला? तीसरा नंबर। तीसरा नंबर देखिए, न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज मतलब क्या होता है? जिसका एक कोण कितना होना चाहिए? 90 से अधिक होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए। ऐसा त्रिभुज ले लीजिए जिसका एक कोण क्या हो? 90 से अधिक हो, एक और क्या हो? 180 से कम हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण। देखो जरा, ये 90 डिग्री सीधा रहता है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा उधर झुका हुआ है। तो क्या है? 180 से अधिक है, 90 से अधिक है। ये क्या है? 90 से अधिक है। तो 90 से अधिक होने के लिए क्या होगा? ये अधिक कोण होगा। पहचान लेंगे आप। देखो थोड़ा सा देखेंगे तो ये 90 डिग्री से अधिक रहेगा तो ये अधिक कोण हो जाएगा, एंड सीधा एकदम से रहेगा तो 90 डिग्री वाला हो जाएगा, ठीक है। अगर 90 डिग्री से कम सभी त्रिभुज आ जाते हैं, सभी कोण आ जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। अब देखो इसमें देख लेते हैं भुजा के आधार पे, सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी तो समबाहु हो जाएगा। समान बाहु मतलब समबाहु मतलब समान बाहु, सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, ठीक है। मतलब इसकी अगर भुजा ले लेते हैं, अगर मान लो सपोज दैट मैंने एक समबाहु त्रिभुज बनाया ऐसे, ए बी सी, सॉरी, ए बी बी सी और सी है, ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक है। समद्विबाहु वाला में ऐसे ही करेंगे, दो ठो भुजा कोई बराबर करेंगे, समझे। और विषम बाहु में कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होगी। समझ में आया? इसको मैंने बता दिया, इसको मैंने बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए जरा। अब आते हैं आगे, नोट कीजिए इसको जरा फटाक से।
चलिए, आप जानते हैं इस चीज़ को, आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री आता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये मैंने क्लास 9th में ही प्रूव करवा दिया था, ठीक है। क्लास 9th का वीडियो अब क्लास 9th में ही ये चीज़ है। आप इसको बखूबी पढ़ के आए होंगे, ठीक है, और जानते भी होंगे इसको। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं सर्वांग समाकृतियाँ। सर्वांग सम आकृतियाँ। सर्वांग समाकृतियाँ हैं, ठीक है। ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर, सर्वांग समाकृतियाँ। देखो, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं और बाकी समझ लेते हैं सर्वांग समाकृतियाँ क्या होती हैं। और ज़्यादा कुछ समझना नहीं है क्योंकि ये क्लास 9th का चीज़ है ना, इसको हम बस रिवाइज कर रहे हैं। चलिए, दो आकृतियाँ सर्वांग सम कहलाती हैं यदि यदि उनकी आकृति, आकृति मतलब शेप, शेप आकृति तथा माप, माप लिखिए, माप मतलब साइज, माप समान हो, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगी डेफिनेशन। दो आकृतियां सर्वांग सम कहलाती हैं यदि उनकी आकृति, यहाँ पे आकृति में लिखना आकार, आकृति और यहाँ पे शेप हो जाएगा, ठीक है। आकृति तथा माप समान हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? समरूप सर्वांग सम आकृति बोलेंगे। सर्वांग सम आकृति मतलब कहना चाहिए। अच्छा, इसको और तरीके से हम लिख सकते हैं, कुछ और भी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। दो आकृतियां सर्वांग सम कहलाती हैं
सर्वांग कहलाती हैं यदि वे दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती हैं, ढक लेती हैं ना। इसे हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगता है। देखो, आप समझते हैं कि सर्वांग क्या होता है। देखो कोई भी हम, अब इसमें भी हमको त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, सर्वांग आकृति हम, जैसे मैं एक आयत वर्ग ले लिया, एक वर्ग है, वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है, ठीक है। अगर इसकी भुजा हम 4 ले लेते हैं, 4 सेंटीमीटर, सभी 4 सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अगर दूसरी आकृति भी हम ले लेते हैं, एक ठो वर्ग ही ले लेते हैं, वर्ग ही ले लेते हैं, जिसकी पी क्यू आर एस देखने में एकदम क्या हो, एक ही जैसी हो, तो इसकी भी भुजा हम क्या कर लेते हैं, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, दोनों सर्वांग सम है, क्या है, एक दोनों सर्वांग सम है। मतलब हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी सर्वांग सम है। सर्वांग सम का साइन ये होता है, ठीक है, किसके, चतुर्भुज पी क्यू आर एस के सर्वांग सम है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं इसकी भुजाएं भी आपस में बराबर हैं, भुजाएं की लंबाई भी आपस में बराबर है, और इसकी भुजाएं भी बराबर हैं, और ये वर्ग है तो ये भी वर्ग है। क्या है, दोनों क्या है, वर्ग है। समझ, अगर हम इस डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो इसको उठाकर हम इस पे रखेंगे तो पूरा पूरा एकदम ढक लेगा, तो उससे हम क्या कहेंगे, सर्वांग सम कहेंगे, सर्वांग सम कहेंगे। बात समझ आ रही है? मतलब सर्वांग सम मतलब क्या क्या कह सकते हैं, एकदम जीरोक्स कॉपी, जीरोक्स कॉपी, समझ, जेरोक्स कॉपी, ठीक है, एकदम टू कॉपी हम कहते हैं ना, टू कॉपी एकदम से उसी के जैसा है, तो उसी वो क्या कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा। ठीक है, कोई अगर त्रिभुज भी ले लेते हैं, अगर त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज ले लेते हैं, तो ये वाला त्रिभुज इस पे ले आकर रख देंगे तो क्या कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा। ठीक है, तो देखो अब थोड़ा आगे समझते हैं। अगर दो त्रिभुज हम ले लेते हैं, ए बी सी, और दूसरा एक त्रिभुज हम दूसरा का वाला लेते हैं, पी क्यू क्यू आर, ठीक है, ये सर्वांग सम तभी होगा जब इसके क्या होंगे, प्रत्येक कोण आपस में बराबर होंगे, प्रत्येक कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, मतलब कोण ए जो है किसके बराबर, संगत कोण आपस में बराबर होंगे, संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए। या हम कह सकते हैं, देखो त्रिभुज के लिए अगर बात करेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं, देखो इस तरीके से, पहला पॉइंट तो ये लेंगे, संगत कोण आपस में बराबर हो, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, संगत भुजाएं आपस में, संगत भुजाएं आपस में बराबर हो, बराबर हो, तब हम उसे क्या कह सकते हैं, सर्वांग सम कह सकते हैं, उसे सर्वांग सम कहेंगे। मतलब संगत कोण भी बराबर होना चाहिए, संगत भुजा भी बराबर होना चाहिए। तो यही हम त्रिभुज ले लिए हैं। अब ऐसे हम सर्वांग सम कब कहेंगे, ये हम कहेंगे कि ये सर्वांग सम है, मतलब त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है, मतलब त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है। अगर सर्वांग सम है तो हम क्या कहेंगे कि सभी संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजा निकालिए पहले, संगत भुजा मतलब ए बी का संगत भुजा कौन है, यहाँ से देखेंगे तो पी क्यू इसके बराबर होगी। ठीक है, और बताओ बी सी बराबर होगी किसके, क्यू आर के, और ए सी बराबर होगी किसके, पी आर के। ठीक है, ऐसे होगा अगर ये सर्वांग सम होगा तब। ठीक है, अगर इनके पहला पॉइंट तो हमको मिल गया,
ठीक है, भुजाओं आपस में बराबर होंगी और इनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। दूसरा पॉइंट भी देख लीजिए, संगत कोण मतलब कोण। देखो ए बी के सामने वाला कोण देखो जरा, तो ए बी भुजा है, उसके सामने वाला कोण क्या है, सी है। तो ए बी भुजा किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। तो पी क्यू के सामने वाले कोण कौन है, आर है। तो मतलब कह सकते हैं कोण सी आर बराबर होगा किसके, कोण आर के। ओके, चलो यहाँ से देखो BC है, BC के सामने वाला कोण क्या है, ए है। अब BC किसके बराबर है, QR के बराबर है। QR के सामने वाला कोण P है। कोण A बराबर हो जाएगा उसके कोण P के। तीसरा वाला क्या हो जाएगा, कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q के। ठीक है, अगर कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम तभी कहलाएगा जब उसके सभी कोण बराबर हो और सभी भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर, तभी वो सर्वांगसम कहलाएगा। बात समझ आ रही है, इतनी आपको बात ध्यान रखनी है। और एकदम आसान भाषा में समझना है कि सर्वांगसम आकृतियाँ कैसी होती हैं, तो एकदम जीरोक्स कॉपी होती हैं, समझ में ना, एकदम उसी के जैसे कोई आकृति है। मान लो सपोज दैट ये कोई आकृति है और इस पे ये भी कोई आकृति है, दोनों अगर सेम है तो हम उसे क्या कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि सभी कुछ बराबर होना चाहिए, सभी अंग बराबर हो जाना चाहिए सर्वांगसम में, समझ में ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए जरा इसको, हम आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। चलिए अच्छा, इसी में थोड़ा सा देखिए, अगर हमको कभी फिगर नहीं पता है, अगर फिगर नहीं पता है हमको, संगत कोण संगत भुजाएं नहीं पता है, तो हम देखो इसको सर्वांग समता को BC त्रिभुज ABC सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज PQR के। अगर ऐसा आपको दिया है तो यहीं से आप निकाल सकते हैं कौन भुजा किसकी संगत है, कौन कोण किसके संगत कोण है, समझ में। चलो यहाँ से हम देखेंगे, दो ठो पकड़ो, AB के संगत भुजा कौन होगी, AB की संगत भुजा कौन होगी, इधर से भी दो पकड़ लीजिए, PQ। AB की संगत भुजा कौन थी, PQ होगी, ठीक है। चलो अब BC की संगत भुजा, BC की संगत भुजा कौन होगी, देखो यहाँ पे दो ठो पीछे वाला लिया था, इसमें भी दो ठो पीछे वाला लेंगे, QR। BC की संगत भुजा कौन होगी, QR। ओके, BC की संगत भुजा QR होगी। ओके, अब अगला बताइए तो, आइए देखिए AC का संगत भुजा कौन होगा, AC का संगत भुजा कौन होगा, PQ PR। ओके, अब भुजा हम निकाल दिए तो यहाँ से कोण देखिए, अगर हम चाहें तो यहाँ से कोण भी निकाल सकते हैं। तो हम कहेंगे कि A कोण, यहाँ से A, तो A का संगत कोण कौन होगा, कोण P होगा। देखो इधर से भी A ले लेते हैं, बीच वाला लेंगे तो इधर में बीच में लेंगे, कोण B का संगत कोण कौन होगा, Q होगा। और कोण C का संगत कोण कौन होगा, कोण R होगा। ऐसे हम बस सिर्फ इसको देख करके काम कर सकते हैं, इसको देख करके सभी चीज़ लिख सकते हैं, भुजा भी लिख सकते हैं, कोण भी लिख सकते हैं, समझ में। ऐसे ही हम करेंगे किसमें भी, समरूपता में भी, ठीक है। ये सर्वांग समता है, मतलब सिमिलर कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम आकृति है, इसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में ना। देखो ध्यान रखना यही है कि कैसे नामकरण कैसे करते हैं, जिस हिसाब से नामकरण रहेगा उसी हिसाब से आपकी भुजाएं भी आएंगी, समझ में ना। चलो इसी के साथ में एक चीज़ और समझ लो, मान लो सपोज दैट मैंने कहा कि त्रिभुज हम ले लेते हैं ABC, और डायरेक्ट त्रिभुज ले लिया मैंने PQR, ठीक है। और मैंने कहा कि अब देखो कह दिया कि AB बराबर है QR के, AC बराबर है QP के, और BC बराबर है, ठीक है। कर देखिए AB बराबर है किसके, AB बराबर कर दिया QR के, ठीक है, QR के। और AC बराबर है किसके, QP के। ओके, और ये वाली जो भुजा बच रही है BC बराबर है किसके, RP के, BC बराबर है RP के। ऐसा अगर दिया है तो इनके संगत कोण भी आपस में बराबर कीजिए, संगत कोण देखिए, संगत कोण भी बराबर होते हैं, संगत कोण भी बराबर कीजिए। संगत कोण बताइए तो, कोण AB के सामने वाला कोण देखो तो कहाँ है, C है, C। और इसमें QR के सामने वाला बताओ तो QR के सामने वाला क्या है, P है, ठीक है। और इसमें देखो जरा AC के सामने वाला भुजा कोण कौन है, कोण A है। और AC के बराबर कौन है, QP के सामने वाला बताओ तो R, QP के सामने वाला कोण कौन है, R है। यहाँ से देखो BC के सामने वाला कोण C है, BC के सामने वाला कोण A है, BC कहाँ है, BC कोण A है,
कोण ए तो मैंने कर लिया है, BC के सामने वाला, ठीक है, कहाँ गया, BC 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 AC, AB हो गया, C AB के सामने वाला C हो गया, और AC के सामने वाला क्या होगा, B होगा ना, यहाँ पे B होगा, ठीक है, और BC के सामने वाला A, कोण A बराबर होगा किसके, RP के सामने वाला कोण Q के। अगर ये चीज़ है, ठीक है, तो हम नामकरण कैसे करेंगे, नामकरण जब भी लिखना होगा तो आप कैसे करेंगे, कैसे कहेंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है किसके, देखो यहाँ पे हम किससे काउंट किए हैं, A से शुरू किए हैं, तो A के बराबर देखो कौन कोण है, A के बराबर Q है, तो Q से, इसमें हम किससे काउंट करेंगे, Q से, त्रिभुज Q, फिर A के बाद क्या है, B आया है, तो B के बराबर कौन है, R है, तो R से Q के बाद कहाँ जाएंगे, R पे जाएंगे, फिर उसके बाद C है, तो जो बच रहा है QRP कर लेंगे, ये होगा आपका सही, समझ में ना, ऐसे नामकरण हम करते हैं, समझ में ना। अगर आप गलती से ABC सर्वांगसम कर देंगे PQR के तो गलत हो जाएगा, इस हिसाब से गलत हो जाएगा, तो इसलिए जैसे आपको ये चीज़ सर्वांगसम आ रहा है, सब बराबर आ रहे हैं, उसी के हिसाब से क्या करना है, इसका नामकरण भी करना है, ठीक है। अगर हम A से शुरू कर रहे हैं तो कोण A के बराबर कौन है, उस वहाँ से दूसरे वाले त्रिभुज में वहीं से शुरू करेंगे, और कोण B दूसरा नंबर आ रहा है तो उसमें भी दूसरा नंबर क्या आना चाहिए, जो उसके B के बराबर होगा वो आना चाहिए, समझ में आना, और तीसरा नंबर जो आ रहा है उस तीसरे नंबर के बराबर जो आना चाहिए वो आना चाहिए, समझ में आना, ऐसे करके हम नामकरण करेंगे। आगे हम देखेंगे भी सवालों में इन सब चीज़ों को, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। आगे हम अपने चैप्टर पे आ जाते हैं, सर्वांगसम समरूपता पे, नोट कीजिए जरा जल्दी से। समरूपता, ठंड की वजह से इंक जम जा रही है, ठीक है। चलो आ जाते हैं अब सर्वांग समरूपता, समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां, सिमिलर फिगर, ओके। देखो सिमिलर फिगर में मैं समझा देता हूँ आपको क्या होता है सिमिलर फिगर में, ठीक है। आइए, सिमिलर फिगर, देखो ऐसी आकृतियां, दो आकृतियां ऐसी लेंगे जो देखने में एकदम एक ही रहें, ठीक है, दोनों देखने में एक ही रहें और उनके बड़ा छोटा हो सकते हैं, बड़ी छोटी हो सकती हैं। जैसे मैं एक त्रिभुज ले लेता हूँ, एक तो छोटा सा त्रिभुज ले लेता हूँ, एक तो बड़ा सा त्रिभुज ले लेता हूँ, दोनों देख रहे हैं आकृतियाँ क्या हैं, समान है, आकृति क्या है, पर एक ही जैसी है, दोनों आकृति एक ही है, त्रिभुज की आकृति है, लेकिन इसके आकार क्या हैं, समान नहीं है, बड़े छोटे हो सकते हैं। तो इसको भी हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि दो त्रिभुज, चलिए आइए लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। दो आकृतियां, त्रिभुज नहीं, दो आकृतियां, दो आकृतियां दो आकृतियां समरूप होती हैं
होती है अगर या यदि उनका आकार मतलब शेप, आकार समान हो तथा माप मतलब साइज, माप समान होना आवश्यक नहीं है ठीक है। चलिए, ये हो जाएगी आपकी आकृति। ठीक है, दो समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं? समरूप आकृतियाँ देखिए क्या होती हैं, दो आकृतियाँ समरूप कही जाती हैं जब उनका क्या हो, आकार या साइज शेप एक ही जैसा हो और माप, उसका माप जो होता है बराबर होना जरूरी नहीं है, अलग अलग हो सकता है। बात समझ आ रही है? तथा उसकी माप जो होती है साइज समान होना आवश्यक नहीं है, ये बात आपसे कही गई है। इसे हम क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। जैसे देखो, ये देख रहे हैं एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, पी क्यू आर। देख रहे हैं दोनों आपस में बराबर है। देखने में एक ही आकृति है, त्रिभुज की ही आकृति है, लेकिन ये क्या है, दोनों आपस में बराबर है, बड़े छोटे हो सकते हैं। तो ये समरूप होंगे कि नहीं? समरूप होंगे कि नहीं? समरूप हो सकते हैं। ठीक है, समरूप हो सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कौन कैसी कैसी आकृतियां समरूप हो सकती हैं। देखिए जरा, तो पहले तो लिख देते हैं सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं। जैसे मैं एक छोटा वृत्त बना लेता हूँ और एक बड़ा वृत्त बना लेता हूँ, ये आर है, एक बड़ा वृत्त बनाता हूँ ऐसे करके। ठीक है, तो बताइए जरा, तो क्या ये समरूप होंगे कि नहीं? ये समरूप होंगे कि नहीं? देखो, हमने क्या कहा, समरूपता में क्या पढ़ा? ऐसी आकृति होनी चाहिए जो देखने में एक ही जैसी हो, लेकिन आकार में बड़ी छोटी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखने में एक ही जैसी है कि नहीं है दोनों? ये भी वृत्त, गोला ये भी है, गोला ये भी है। ठीक है, बड़ा छोटा तो हो सकता है, तो ये भी समरूप हम कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं। और क्या हम कह सकते हैं? देखिए, समबाहु त्रिभुज, एक क्या होता है, समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, ए बी सी। समबाहु त्रिभुज में तो प्रत्येक भुजा क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ठीक है, ये भी एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, बड़ा सा। ठीक है, ए बी सी, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे? समरूप कहे जाएंगे। समरूप कहे जाएंगे क्यों? क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि इनकी आकृति त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, और इनके भुजाएं भी क्या है, आपस में बराबर हैं। आकार से तो कोई मतलब ही नहीं है, बस देखने में एक जैसे होने चाहिए, देखने में एक जैसे होने चाहिए, तब उनसे क्या कर सकते हैं? समरूप कह सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं ना कि सभी सम बाहु त्रिभुज समरूप होते हैं कि नहीं? समरूप होते हैं। बात समझ आ रही है? समरूप होते हैं। और हम बताओ जरा, तो सभी आयत देखिए जरा, एक तो बड़ा एक तो छोटा है, तो सभी हम कह सकते हैं कि आयत, सभी आयत भी क्या होंगे? सभी आयत भी समरूप होंगे। सभी आयत समरूप होते हैं, चलो आयत भी कर दिया। सभी वर्ग भी समरूप हो सकते हैं कि नहीं? सभी वर्ग भी समरूप हो सकता है। देखो वर्ग, एक तो बड़े को छोटा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक तो बड़ा एगो छोटा ले लेते हैं, है तो ये वर्ग ही, ये क्या है? वर्ग है। ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग। ठीक है, वर्ग है, थोड़ी सी भुजा बड़ी छोटी बन गई है, लेकिन वर्ग है। तो हम कह सकते हैं ना, देखो एक तो बड़ा वर्ग हो सकता है, एक छोटा वर्ग, लेकिन देखने में है तो वर्ग है ना, इसलिए हम उसे क्या कह सकते हैं? समरूप कह सकते हैं, समरूप। इससे चौथा नंबर पे कर सकते हैं सभी
सभी वर्ग समरूप होते हैं हाँ। मतलब वर्ग भी क्या होगा, समरूप होगा, समझ में ना। वो सभी वर्ग मतलब आप अपने से ढूंढिएगा। अब आपके लिए क्या है, 10 आप ऐसे एग्जाम्पल ढूंढ के ले आएंगे जो क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। 10 एग्जाम्पल ले आइएगा जो क्या हो, आपस में समरूप हो और आपके दैनिक जीवन से रिलेट करते हो। ठीक है, आप उसको बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, आप बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है चलो ठीक है, तो इसको नोट करेंगे आप, फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अभी तो स्टार्ट हुआ है, हम तो अभी बस सीखे हैं कौन चीज़ कि बस देख के कि समरूप है कि नहीं है, बस देख के बताना सीखे हैं। अभी हम उसको बिना देखे भी बताएंगे। ठीक है, चलिए समरूप है कि नहीं है, बस आकृति देख के बताए हैं, बड़ा छोटा नहीं देख के बताए हैं। अभी भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा, आगे हम नोट करेंगे। चलिए ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, चलिए तो फिलहाल इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आगे के सेशन हम आगे की चीज़ें हम अगले सेशन में समझेंगे। ठीक है, तो आप जितना पढ़ाया हूँ, देखिए मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था। त्रिभुज के बारे में बताया था, ट्रायंगल के बारे में बता दिया था। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में बताया। ओके, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बताया, और बताया मैं आपको कॉन्ग्रुएंट एंगल बताया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बताया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज बताया, सब कुछ बताया। और क्या बताया, ठीक है, और भी कुछ बताया होगा। तो ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है। अब इसको थोड़ा रिवाइज कीजिएगा, और सवालें हम अगले सेशन में करते रहेंगे, और कुछ थ्योरम्स भी देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई भी करते रहिए। ठीक है, बाय बाय।